सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? एक फंक्शनल यूनिट है नेचर का, जहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप में, आपस में और अपने सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करते हैं। मतलब कि बायोटिक के साथ इंटरेक्शन होगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की लिविंग के साथ इंटरेक्शन, और लिविंग ऑर्गेनिज्म की नॉन लिविंग फैक्टर्स जो होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन आ जाती है। इसके एग्जांपल है फॉरेस्ट, पॉन्ड, सी। ये सारे इकोसिस्टम की एग्जांपल्स हैं। अगर हमें और वर्ड्स में बोलना है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो इकोसिस्टम है वो क्या है? एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी है जहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ। ये जो इकोसिस्टम होता है ये फंक्शनल यूनिट है नेचर का, और ये साइज़ में वेरी करता है, अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉन्ड बहुत बड़ा, फॉरेस्ट बहुत बड़ा होता है, पॉन्ड छोटा होता है, सी पॉन्ड से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये साइज़ में वेरी करता है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में दो चीज़ें आती हैं, बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स। जो बायोटिक फैक्टर्स हैं उसमें आ जाते हैं प्रोड्यूसर्स, जो खाना प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें प्लांट्स आ जाते हैं। कंज्यूमर, जो यूज़ करते हैं उस खाने को, ठीक है, जिसमें तीन चीज़ें आ जाती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। जैसे कि हर्बीवोर्स, जो प्लांट्स को खाएंगे, सेकेंडरी प्राइमरी जिसमें कार्निवोर्स आ जाते हैं जो हर्बीवोर्स को खाएंगे, टर्शरी में आ जाता है हमारे पास सेकेंडरी कार्निवोर्स जैसे फॉर एग्जांपल लायन, और प्राइमरी कार्निवोर में वॉल्फ वगैरह आ जाएंगे। देन इस चैप्टर में हमने एक वर्ड पढ़ना है, स्ट्रेटिफिकेशन। इसका मतलब होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। मतलब कि जो स्पीशीज़ हैं अलग अलग, वो क्या कर रही है? डिफरेंट लेवल ऑक्यूपाई कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्री है, हम क्या बोलेंगे? ये एक टॉप लेवल में आ रहा है, यहाँ पर ग्रासेस होंगे, यहाँ पर श्रब्स होंगे, और साथ में यहाँ पर हर्ब्स होंगे, ठीक है। तो ये जो है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में लेवल 1 पे आ जाता है ट्रीज़, जो टॉप लेवल पे आता है। मिडल में आ जाते हैं श्रब्स लेवल 2 पे, और लेवल 3 पे बॉटम साइड पे हर्ब्स और ग्रासेस आ जाते हैं, हर्ब्स और साथ में ग्रासेस लेवल 3 पे। तो इसको स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं, जहाँ पर अलग अलग स्पीशीज़ की वर्टिकल ही हुई है ना, ये सीधी है, तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है। इसके अलावा है हमारा जो बायोस्फीयर है। अब बायोस्फीयर में क्या आ जाता है? बायोस्फीयर में आ जाता है हमारा हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। ये तीनों चीज़ें मिलकर बायोस्फीयर बनाती हैं। तो जो बायोस्फीयर है वो क्या है? पूरा का पूरा ग्लोबल इकोसिस्टम है। मतलब हमारे पास छोटे छोटे अलग अलग इकोसिस्टम तो है ही, जैसे फॉरेस्ट हो गया, पॉन्ड हो गया। इसके अलावा पूरे अर्थ पे जो इकोसिस्टम है उसको हम बोलेंगे ग्लोबल इकोसिस्टम, ठीक है। जितने भी लोकल इकोसिस्टम है सबको मिला के हमारे पास ग्लोबल इकोसिस्टम बनता है। जो इकोसिस्टम की टाइप्स मेजरली हमारे पास आ जाती है, एक तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है जहाँ पर पूरा लैंड का एरिया ऑक्यूपाई होता है। मतलब जो भी इकोसिस्टम है हमें लैंड पर मिल रहा है, हम उसको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट आ जाता है, उसमें ग्रास लैंड आ जाता है, डेजर्ट आ जाते हैं, माउंटेन इकोसिस्टम आ जाता है। ये ई मीन्स इकोसिस्टम। इसके अलावा हमारे पास एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम फाउंड इन वाटर। जो वाटर बॉडीज़ में हमें इकोसिस्टम मिले वो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, जैसे कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ओशनिक इकोसिस्टम। इसके अलावा ये तो हो गए हमारे पास नेचुरल इकोसिस्टम। कुछ क्या होते हैं? मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं, जैसे कि क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम। यहाँ पर क्या डिफरेंस है दोनों में? यहाँ पर ये डिफरेंस है कि फॉरेस्ट ग्रासलैंड में क्या है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है इनको क्लीन करने की। वहाँ पर क्या है, ये नेचुरल साइकिल खुद ही चलेगा। यहाँ पर डिकम्पोजर्स हैं, अगर यहाँ पर कोई डेड बॉडीज़ हैं, डिकम्पोजर उनके ऊपर फीड कर लेंगे, वो न्यूट्रिएंट्स फिर सॉइल में मिल जाएंगे। क्रॉप फील्ड में, एक्वेरियम में ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ पर एक्वेरियम में कोई मछली मर जाती है तो वहाँ पर डिकम्पोजर नहीं है उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए, वहाँ पर हमें खुद से क्लीन करना पड़ता है। क्रॉप फील्ड का ध्यान खुद से रखना पड़ता है, इसीलिए मैन मेड इकोसिस्टम है वो। इन दोनों में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जो इकोसिस्टम है उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ेंगे हम। जो इकोसिस्टम है वो कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से इकोसिस्टम अच्छे से वर्क कर पाता है, जिसमें आ जाती है प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल।
ये तीनों हमारी एनसीईआरटी में है, इसको हम थॉरली पढ़ेंगे, ये हमने थॉरली नहीं पढ़ना है। बस प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी क्या होता है, अगर हम ह्यूमंस में बात करें, कोई हम बोलेंगे कोई दो इंसान है ना, एक इंसान जो है ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है और दूसरा नहीं है, मतलब ये बहुत काम कर रहा है, इसकी जो आउटकम है हमारे पास बहुत अच्छी आ रही है, जबकि ये कोई काम नहीं कर रहा, हमें इससे कोई आउटकम नहीं मिल रही है ना। प्रोडक्टिविटी यही होगी। ऐसे ही यहाँ पर प्लांट्स में भी ऐसा होता है। अब क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जितना बायोमास प्रोड्यूस करे उसके ऊपर हम बोलते हैं कि इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम है। अब बायोमास क्या होता है, दिस इज़ द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे प्लांट्स है, प्लांट से हमें क्या मिलता है, प्लांट से हमें वुड मिलती है, हमें वेजिटेबल ऑयल्स मिलते हैं, हमें रेजिन्स मिलते हैं, हमें गम मिलती हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें प्लांट से मिलती है। मतलब प्लांट उस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। तो अमाउंट ऑफ बायोमास या फिर ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो, ठीक है, पर यूनिट एरिया में किसी गिवन टाइम में, और वो कौन प्रोड्यूस करेगा, वो प्लांट्स प्रोड्यूस करेंगे जब फोटोसिंथेसिस हो रही होगी तब। उसको हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं कि वो प्राइमरी प्रोडक्शन कर रहे हैं। सेकेंडरी क्या होगा, फिर सेकेंडरी बाद में बताती हूँ, पहले इतना समझो, प्रोडक्टिविटी समझ आया, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ये जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं वेट की टर्म्स में। एक्सप्रेस करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, इसको ग्राम पर मीटर स्क्वायर। एनर्जी की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे तो हम बोलेंगे किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। इसको हम रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं कि जो प्रोडक्टिविटी है उसमें बायोमास का कितना रेट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। कोई सोर्स है वो हमें कितना बायोमास प्रोड्यूस करके रख दे रहा है, उसका क्या रेट है, ठीक है। उसको भी हम प्रोडक्टिविटी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वेट में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। और अगर एनर्जी की फॉर्म में करेंगे, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। इसके अलावा इसकी दो टाइप्स होती हैं, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देखो, इससे पहले ये समझो कि ये जो प्रोडक्टिविटी है, जैसे मैंने आपको बताया, ये दो तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी है उसमें तो सारे प्लांट्स आ जाएंगे, जो सेकेंडरी है उसमें क्या आ जाएंगे, उसमें सारे कंज्यूमर आ जाएंगे। कंज्यूमर भी प्रोडक्टिविटी करते हैं, वो भी प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्टिविटी। ये कैसे प्रोडक्शन करते हैं बायोमास की, देखो प्लांट्स में तो मैंने आपको एग्जांपल दी कि वो डायरेक्टली क्या प्रोड्यूस करेंगे, वो गम प्रोड्यूस करेंगे डायरेक्टली, ठीक है। इसके अलावा वुड प्रोड्यूस करेंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या करेंगे, ये क्या करते हैं, प्लांट को यूज़ करके कुछ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि काउ डंग इसकी एग्जांपल हो सकती है, वो भी हमारे पास सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में आ जाएगा। तो ये जो प्रोडक्टिविटी है ये दो तरीके की होती है, जिसमें ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आती है, जिसमें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आती है। अब ग्रोस का क्या मतलब है, लेट्स से कि किसी की सैलरी 10,000 है, तो हम बोलेंगे कि उसकी जो ग्रोस सैलरी है वो 10,000 है। अब ये देखो 10,000 में से वो कितने खर्चे भी करता होगा, है ना। लेट्स से कि वो 1,000 रुपीज़ खर्च कर रहा है डेली अपनी ट्रैवलिंग पे, ठीक है। जहाँ पे वो काम करने जाता है, जहाँ पे उसको 10,000 रुपये मिल रहे हैं, वहाँ पर आने जाने का उसका 1,000 रुपया खर्चा आ रहा है, 1,000 रुपी। तो अब अगर ये तो 1,000 रुपये का ही काउंट नहीं होगा ना, फिर उसके हिसाब से तो उसको 9,000 ही सैलरी मिल रही है। मतलब कि ये जो 9,000 है ये माइनस करके इसमें से ये इसकी नेट सैलरी है। तो ऐसे ही हमारे पास प्रोडक्टिविटी आ जाता है। ग्रॉस प्रोडक्टिविटी क्या होगी, जितनी पूरी की पूरी प्रोडक्टिविटी कोई प्रोड्यूस कर रहा है। लेट्स से कि मम्मा ने घर पे खाना बनाया, ठीक है, हमारे मम्मा हैं, हमारे मदर हैं, उन्होंने घर पे खाना बनाया। अब ये जो खाना है पूरा का पूरा उन्होंने कितना खाना बनाया, वो हमारे पास ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी। वो खुद से खाना टेस्ट भी करेंगे, खाएंगे भी, है ना। उनके खाने के बाद जितना खाना दूसरों के लिए बचा वो हमारी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या आ जाता है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान कितना ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स ने प्रोड्यूस करा है।
अब ये देखो, अब प्लांट ने क्या किया, प्लांट ने ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया, फोटोसिंथेसिस करी, उसने अपना ग्लूकोज प्रोड्यूस किया, उसने ऑक्सीजन प्रोड्यूस करी। लेकिन आपको पता है कि प्लांट्स रेस्पिरेशन भी करते हैं, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन में वो ऑक्सीजन को ही यूज़ करते हैं। बिल्कुल ऑपोजिट प्रोसेस हो गया ना। तो अब क्या किया इन्होंने, कितनी सारी ऑक्सीजन तो बना दी, लेकिन उसमें से थोड़ी सी ऑक्सीजन खुद भी यूज़ कर ली, है ना। तो अब यहाँ पर जितनी उन्होंने पूरी ऑक्सीजन बनाई है वो हमारी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, जब उन्होंने ये आर यूज़ कर लिया, मतलब रेस्पिरेटरी उन्होंने यूज़ कर ली ऑक्सीजन, तो जो बच गया दूसरों के लिए वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी। तो हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को कैसे लिख सकते हैं कि जो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसमें से जो रेस्पिरेटरी लॉस है उसको माइनस करके जो बचा वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी। अवेलेबल मास फॉर द कंजप्शन टू हीटरोट्रॉप्स, मतलब इन्होंने ऑक्सीजन प्रोड्यूस की, ठीक है। एक प्लांट था, इसने क्या किया, फ्लावर है चलो, इसने क्या किया, इसने ऑक्सीजन प्रोड्यूस करी। अब ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है ये खुद भी इसको यूज़ करेगा रेस्पायर करने के लिए। लेट्स से इसने इतनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करी थी। अब ये क्या है, ये है जीपीपी हमारे पास, ये पूरा का पूरा बॉक्स। अब उसने क्या किया, इस ऑक्सीजन में से उसने इतनी ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए यूज़ कर ली, तो इतनी जो चीज़ हमारे पास बची है ये हमारे पास एनपीपी होगी। अब ये जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड करती है। प्लांट की स्पीशीज़ कैसी होगी किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। अब हर कोई काम करता है, लेकिन हर किसी के काम की आउटकम सेम नहीं होती है। वैसे ही प्लांट्स में भी ऐसा होता है, हर प्लांट ऑक्सीजन बनाएगा, लेकिन उसकी जो प्रोडक्टिविटी है कि वो कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है सबकी सेम नहीं होती है, क्योंकि वो डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स के ऊपर कि प्लांट की स्पीशी कैसी है, एनवायरमेंटल फैक्टर कैसे हैं, कहीं वहाँ पर ज़्यादा मॉइस्चर तो नहीं है, सोलर एनर्जी किसी को मिल ही नहीं रही, किसको बड़ी ज़्यादा मिल रही है, ठीक है, टेम्परेचर कहीं का सही नहीं है, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड करती है। एक प्लांट ऐसा है इसको जड़े बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, एक प्लांट ऐसा है जिसको बहुत कम न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली जिसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी प्लांट की कितनी है, इन सारी चीज़ों पे ये जो प्रोडक्टिविटी है डिपेंड करती है। और ये इट वेरीज इन डिफरेंट इकोसिस्टम, हर अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग प्रोडक्टिविटी होगी प्लांट की, इकोसिस्टम के दौरान भी ये वेरी करती है। और अगर हम एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखें पूरे के पूरे बायोस्फीयर की, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 170 बिलियन टन्स होती है, ठीक है। अब 170 बिलियन टन्स में हमें पता है कि पूरे के पूरे बायोस्फीयर में ओशन भी आते हैं, इसमें लैंड भी आता है। और ओशन कितने आते हैं, हमें पता है कि 70% ओशन आते हैं, 70% पार्ट अर्थ का ओशन से कवर्ड है। तो जो ओशंस है ना वो 55 बिलियन टन्स तक, 170 में से 55 बिलियन टन्स तक ये ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। और लैंड पर जितना 55 इन्होंने कर दिया, तो 170 में से जितना बचा वो लैंड कर रहे हैं, मतलब 170 माइनस 55, तो ये 115 बिलियन टन्स लैंड प्रोड्यूस कर रहा है प्रोडक्टिविटी। अब देखो अगर 70% ओशंस हैं तो फिर ये 55 बिलियन टन्स ही क्यों कर रहा है, इतना कम। क्योंकि देखो ओशंस में क्या होता है, अगर ये कोई ओशन है, ओशन में क्या होता है, यहाँ से सनलाइट आ रही है, अब ये पूरा डीप थोड़ी जाएगी सनलाइट, ऊपर ऊपर ही रहेगी, है ना, नीचे तक नहीं जाती। यहाँ पर प्रोड्यूसर भी कम होते हैं, इसीलिए इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जैसे मैंने आपको दोबारा पहले ही बता दिया था, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर आफ्टर बीइंग कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर, ठीक है। जो कंज्यूमर हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल काओ है, तो काओ ने क्या किया, कंज्यूमर ने कुछ ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम करा और फिर उससे क्या करा, उसने दोबारा कुछ नई चीज़ बनाई, तो वो हमारी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होगी। तो क्या होगी इसकी एग्जांपल, काऊ डंक आ जाएगा।